आप शायद कार्बन के कुछ रूपों से पहले से ही परिचित होंगे। उदाहरण के लिए ये ग्रेफाइट, ये कार्बन का ही एक रूप है। जब आप पेंसिल से लिखते हैं तो ये ग्रेफाइट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ग्रेफाइट आपके कागज़ पर नहीं घिसेगा तो आपकी लिखावट दिखाई ही नहीं देगी। असल में कागज़ वो भी हालांकि शुद्ध कार्बन तो नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा कार्बन होता है। और ये यहाँ पर कच्चा हीरा है। ये कार्बन का एक और रूप है जो लंबे समय तक बहुत अधिक दाब में रहने के बाद बनता है। अब एक बात जो शायद आपको पता हो या ना पता हो वो ये है कि कार्बन वास्तव में जीवन के लिए अनिवार्य है। वास्तव में जीवन कार्बन आधारित है। जब हम दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेतों की तलाश करते हैं तो भी हम कार्बन आधारित जीवन के संकेतों को ही ढूंढ रहे होते हैं। हो सकता है कि कोई अन्य तत्व भी हों जो जीवन का आधार होते हों, लेकिन कार्बन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे हम अब तक देख पाए हैं। अब कार्बन जीवन के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? यह उन अणुओं की, उन मॉलिक्यूल्स की रीढ़ क्यों है, आधारशिला क्यों है जिनके कारण जीवन संभव होता है? तो ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि यह आवर्त सारणी में कहाँ आता है, इसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या है, और ये चीज़ों के साथ कैसे आबंध बनाता है। केमिस्ट्री इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। परिभाषा के अनुसार इसका मतलब है कि इसमें 6 प्रोटॉन हैं। तो अगर हम इसका नाभिक यानी न्यूक्लियस बनाएं तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोटॉन होंगे। और पृथ्वी पर कार्बन का सबसे आम आइसोटोप कार्बन 12 है जिसमें 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो चलिए उन्हें भी नाभिक में बना लेते हैं। तो 6 न्यूट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर एक उदासीन यानी न्यूट्रल कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उनमें से 2 सबसे भीतरी यानी पहले कोश में होंगे, तो 2 यहाँ हैं। ये आंतरिक कोश है, इंटरनल कोश है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए और फिर आपके पास सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माना जाता है। तो ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो वास्तव में अभिक्रिया करते हैं। अगर आपको ये समझने में मुश्किल आ रही है तो हम आपको सलाह देंगे कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा दूसरा वीडियो देखें। यहाँ ये बस एक छोटा सा ओवरव्यू है उन चीज़ों का जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं। तो अगर हम इस चित्र को सरल बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये एक कार्बन है, और अगर हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं जो कि एक आम तरीका है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के पास 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल याद होगा जो कहता है कि परमाणु तब अधिक स्थिर होते हैं जब उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन 4 सहसंयोजक आबंध बनाकर, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाकर ऐसा कर सकता है। उदाहरण के लिए ये हाइड्रोजन के साथ ऐसा कर सकता है। यहाँ इस हाइड्रोजन के पास अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को यहाँ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसको लगता है कि वो ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है और इस तरह से उसका अपना पहला कोश भर जा रहा है। हाइड्रोजन बस अपना पहला कोश भरने की कोशिश करता है, ये हीलियम जैसा होना चाहता है। और यहाँ से इस कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन साझा करने को मिल गया। और फिर कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ फिर से ऐसा कर सकता है, ये एक और हाइड्रोजन के साथ फिर से ऐसा कर रहा है और फिर एक और के साथ। तो अब कार्बन कहता है कि वाह, मैं 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूँ, और हर एक हाइड्रोजन कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ हर कोई खुश है और हर कोई स्थिर है। और यहाँ ये जो अणु हमने बनाया है ये मीथेन है, और परिभाषा के अनुसार क्योंकि इसमें कार्बन शामिल है, इसे एक कार्बनिक अणु या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल माना जाता है। वास्तव में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक अणुओं के अध्ययन के बारे में ही है, जो कि ऐसे अणु हैं जिनमें कार्बन होता है। अब चूंकि इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन भी माना जाता है। और आपने शायद सुना हो कि पेट्रोल को हाइड्रोकार्बन माना जाता है, और वास्तव में वो एक हाइड्रोकार्बन है भी। यहाँ तक कि मीथेन का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जा सकता है। अब आमतौर पर आप हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप 8 कार्बन से ऑक्टेन बना सकते हैं। शायद आपने हाई ऑक्टेन फ्यूल के बारे में भी सुना हो। तो चलिए देखते हैं कि कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये एक हाइड्रोकार्बन है। ये ऑक्टेन है क्योंकि इसमें 8 कार्बन है। ऑक्ट यानी 8। और बाकी सभी आबंधों में याद रखें कार्बन 4 आबंध बनाता है। तो 1, 2, 3। अब इस कार्बन के 4 आबंध हैं। अब
इस कार्बन के भी 4 आबंध हो गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन से 2 कार्बन से, 2 हाइड्रोजन से 2 कार्बन से। उम्मीद है कि इससे आपको ये शायद समझ आ रहा होगा कि कार्बन को एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में क्यों जाना जाता है, ये इतना उपयोगी क्यों है, क्योंकि यह इतनी सारी अलग अलग संरचनाओं के साथ इतने सारे आबंध बना सकता है। और ये हाइड्रोकार्बन चेन हो सकते हैं, या ये रिंग यानी वलय भी बना सकते हैं, ये साइकिल बना सकते हैं, और ग्रेफाइट और हीरे जैसी चीज़ों में कार्बन ये जालीदार लैटिस जैसी संरचनाएं बना सकते हैं, जहां आप जानते हैं कि कार्बन 2 से अधिक कार्बन से इन त्रिआयामी 3 डायमेंशनल आकारों में जुड़ा हुआ है। अब कार्बन आमतौर पर जिस तरह से आबंध बनाता है उसे टेट्राहीड्रल आकार या टेट्राहीड्रल बॉन्डिंग कहा जाता है। और जब कोई टेट्राहेड्रॉन कहता है तो वे एक ऐसे त्रिआयामी आकार की 3 डायमेंशनल शेप की बात कर रहे हैं जिसके 4 फलक यानी 4 साइड्स हैं और जिनमें से प्रत्येक त्रिकोण है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसे त्रिकोण आधार वाले पिरामिड के रूप में बना सकते हैं। और जब कार्बन आबंध बनाता है, जैसा कि यहाँ हमारे पास मीथेन है, अगर हम बीच में कार्बन को इस पीले गोले के रूप में बनाते हैं तो यहाँ प्रत्येक हाइड्रोजन कोनों पर होगा, या आप कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रॉन के शीर्ष पर होगा। तो ये वो टेट्राहेड्रल आकार है जो कार्बन वास्तव में बना रहा है। अब आपके पास यहाँ ये सहसंयोजक आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। चलिए इसे अलग रंग में बना लेते हैं। तो आपके पास यहाँ ये सहसंयोजक आबंध हैं और हम इसे यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन ये हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन बस चारों ओर घूम रहे हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक आखिरी यहाँ है। तो आप कभी कभी मीथेन को बस इस तरह से बना हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक टेट्राहेड्रल आकार बना रहा है और यहाँ हर लाइन एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दिखा रही है। यहाँ कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन साझा किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक आकार लगभग ऐसा है। अब हम दावा कर रहे हैं कि ये जीवन की आधारशिला है, रीढ़ है। जीवन जैसा कि हम इसे जानते हैं, यहाँ तक कि ये मनुष्यों के शरीर की भी आधारशिला है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारा अधिकांश भाग पानी है और इसलिए यदि आप एक औसत इंसान को देखें तो एक औसत इंसान द्रव्यमान के मास के हिसाब से लगभग 65% ऑक्सीजन होगा। तो आप 2/3 ऑक्सीजन से बने हैं और ऐसा पानी की वजह से है। पानी H2O होता है और ऑक्सीजन पानी के अणु के द्रव्यमान का बड़ा हिस्सा होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर कार्बन आता है। कार्बन आपके शरीर के द्रव्यमान का लगभग 18% हिस्सा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके शरीर के द्रवीय भाग यानी लिक्विड हिस्से को छोड़कर बाकी बची सारी चीज़ों में बहुत सारा कार्बन है। ये जो यहाँ है ये एक डीएनए का अणु है और ये ग्रे एरियाज ये सब कार्बन है। ये जो यहाँ है ये हेक्सोकाइनेज है। अब हम इसके विवरण में नहीं जाएंगे कि ये क्या करता है, लेकिन हेक्सोकाइनेज एक प्रोटीन है और जो नीला रंग आप यहाँ देख रहे हैं ये सब कार्बन है। और ये ग्लूकोज है, ये बहुत मीठा होता है और ये आपके शरीर को ऊर्जा को विनियमित करने का, रेगुलेट करने का एक महत्वपूर्ण तरीका देता है। और यहाँ भी ये नीला रंग कार्बन है और ये ATP है जिसे अक्सर आपके शरीर में ऊर्जा की आणविक मुद्रा माना जाता है, मॉलिक्यूलर करेंसी माना जाता है। और यहाँ भी सारा नीला रंग कार्बन है। यही कारण है कि आपके शरीर का बिना पानी वाला हिस्सा उसमें बहुत सारा कार्बन है। तो उम्मीद है कि इससे आपको कार्बन के बारे में एक बेहतर समझ मिली होगी। ये केवल पेंसिल या हीरे में ही नहीं पाया जाता, बल्कि अगर आप अपने हाथ को भी देख रहे हैं तो भी आप बहुत सारे कार्बन को देख रहे हैं।